हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मेंटर आईएएस प्रेजेंटेड करंट अफेयर सीरीज। आज की तारीख है 7 मार्च 2025 और हम आज का करंट अफेयर्स मेरे साथ पूजा गोयल के साथ कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लेंगे सारे करंट अफेयर्स की, जिसमें हमने करंट अफेयर्स कंसोलिडेट किए हैं वो बहुत वेरियस सोर्सेज से जो आपको हेल्प करने वाले हैं, लाइक PIB, PRS, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स। अब आपको इन सब को पढ़ के डिटेल नोट्स जो है वो नहीं बनाने हैं। आपको हम टॉपिक्स प्रोवाइड करेंगे, आपको बताएंगे और उसके बाद आप उसके नोट्स आराम से बना सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं। आज का इंडेक्सिंग देख लेते हैं कि क्या आज के टॉपिक्स है, क्या नहीं है, करंट अफेयर्स में क्या था। ठीक है, तो रिपब्लिक प्लेनरी समिट 2025 को PM मोदी ने एड्रेस किया है। तो रिपब्लिक प्लेनरी समिट है क्या, ये कैसे काम करती है, किस चीज़ का इवेंट है ये, और इसमें प्राइम मिनिस्टर ने क्या एड्रेस किया है, क्या बोले हैं। ओके, इंडिया सेमीकंडक्टर बना रहा है टाटा इंडस्ट्रीज़ के साथ। सेमीकंडक्टर्स होते क्या है, इंडिया का उसमें क्या रोल है, टाटा इंडस्ट्रीज़ के साथ ही क्यों, और इस सब में हम लोग कैसे ग्रो करने वाले हैं, ये हम इधर पढ़ेंगे। ओके, विविधता का अमृत महोत्सव हमने जो है एक इवेंट जो है वो रखा है जो साउथ इंडिया बेस्ड है। ओके, नॉर्थ इंडिया बेस्ड नहीं है। ये जो इवेंट है ये साउथ इंडिया बेस्ड है, जिसमें साउथ इंडिया की डाइवर्सिटी, साउथ इंडिया का कल्चर, ये सब जो है वो डिस्कस हुआ है। ओके, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया के ग्रीन ट्रांजिशन पे। ग्रीन ट्रांजिशन क्या होता है, कैसे काम करता है, इंटरनेशनली इसके ऊपर क्या काम चल रहा है, हमारे देश में क्या काम चल रहा है, ये हम इधर देखेंगे। ठीक है, डेंगू केसेस पूरे दुनिया में और स्पेसिफिकली इंडिया में बढ़ गए हैं अभी। तो क्यों बढ़ गए हैं, ऐसा क्या हुआ है कि इसी टाइम पे बढ़ गए हैं, ये सब हम इधर देखने वाले हैं। ओके, फिर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने मीटिंग चेयर की है नेशनल हेल्थ मिशन की। तो नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का उसमें क्या रोल है, और नेशनल हेल्थ मिशन कैसे काम करने वाला है, किस किस एरियाज़ में काम करने वाला है, वो हम देखेंगे। ठीक है, फिर एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो है उसके लिए सेंटर जो है इनॉग्रेट किया है केरला ने। ठीक है, तो एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस है क्या, ये कैसे काम करेगा, साइबर सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, पहले पॉइंट के साथ, पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं कि रिपब्लिक प्लेनरी समिट 2025 जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है। ठीक है, तो रिपब्लिक प्लेनरी समिट है क्या, ये एक न्यूज़ इवेंट है बेसिकली। ठीक है, जिसमें आप वेरियस टॉपिक्स पे जो करंट में इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसे एड्रेस किया है। उन्होंने इंडिया का जो विज़न है वो इधर सामने रखा है। इंडिया का विज़न किस किस चीज़ में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, और ग्लोबली जो डिजिटल लैंडस्केप है उसमें इंडिया कैसे इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर बात की है। ठीक है, तो अगर इसी टॉपिक के ऊपर बात करें तो अगर आप देखेंगे कि आप लोग UPI बहुत इजीली यूज़ करते हैं, हम लोग, राइट, कहीं भी कुछ भी हो हम UPI कर देते हैं, GPay कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे देशों में जो इनफैक्ट डेवलप्ड नेशंस है उधर भी इतना ये मार्केट जो है इतना एक्सेसिबल नहीं है, डिजिटल मार्केट, डिजिटल पेमेंट्स। तो ऐसा क्यों है और इंडिया इसे कैसे कैप्चर कर पाया है। आज आप कहीं भी जाएंगे, एक छोटे से छोटे वेंडर के पास भी UPI है, तो वो कैसे काम करता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना अच्छा कैसे है, वो हम देखेंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसको लेके हम थोड़ा काम देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे। किस वेबसाइट पे जाएंगे, जो हमारा पूरा डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड है। ओके, तो उस पर हम जाएंगे, देखेंगे कि हमारा अभी तक का ग्रोथ रेट क्या रहा है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था डिजिटलाइजेशन और अभी कहाँ तक हम आ गए हैं और आगे कितनी जर्नी बाकी है। ओके, ये हम इधर देखेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ना है, डिजिटल इंडिया, नेशनल AI स्ट्रैटेजी, हमारा इंडिया का AI में क्या रोल है। ठीक है, हम अभी जो AI यूज़ कर रहे हैं वो हमारा अपना नहीं है, हम अभी बिल्ड कर रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हम लोग बना रहे हैं और हमने ये कमिटमेंट किया है कि अगले 6 महीने के आसपास इंडिया का अपना AI मॉडल होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, PIB पे जाना है
और उधर इसके रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो पढ़ लेना है, ठीक है, जहाँ पे हमने कमिट किया था कि हम जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाने वाले हैं, हम खुद का AI इंडिया जो है बनाने वाला है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, ये है क्या? हमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है, राइट? तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, वो कैसे काम करती है, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली क्या होता है, हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम मैन्युफैक्चर करें। तो ऐसा नहीं है हम नहीं करते हैं, हम ऑलरेडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर, लेकिन हम पूरा का पूरा रॉ मटेरियल उसका स्टार्टिंग टू एंड सब कुछ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए दूसरे लोगों पे, ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ पे, वहाँ से इंपोर्ट कराना पड़ता है और उसकी कॉस्ट जो है वो हाई हो जाती है इंपोर्ट लग के, और उसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स बन रहा है वो भी हैवी हो जाता है कॉस्ट वाइज, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बना देना चाहते हैं, यानी कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल हों, ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें आसान हो जाएं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अक्सर जो होता है ना कि ये चीज़ बहुत काम करती है कि आप क्लस्टर्स जो है उसी जगह पे बना दो। जैसे अगर आप देखोगे तो स्टील प्लांट्स जो है या फिर आयरन रिलेटेड जो भी काम होता है वो अक्सर बिहार झारखंड बेल्ट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आपको माइंस मिलते हैं आसपास। वहाँ पे अगर आपको माइंस मिल जाते हैं और आपको रॉ मटेरियल से लेके आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहीं पे होगी तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा, कैजुअलिटीज़ कम होंगी, जहाँ पे कोई भी खतरा हो सकता है वो चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है अगर एक ही जगह पे सब कुछ अवेलेबल हो, एक इकोसिस्टम बन जाता है उस चीज़ का, ठीक है, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। तो वो चीज़ें हम इधर ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT ने क्या रिसेंट स्कीम्स निकाली। आप एक काम कीजिए, मेटी की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे उनकी जो जो स्कीम्स हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो बहुत फेमस हुई है। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा सेमीकंडक्टर्स पे, उसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो बहुत फेमस है, वो बहुत अच्छे से काम करती है, तो वो हम उधर देखेंगे। ओके, देन AI का, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। मैटर क्या है, इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इंडिया का सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक उत्थान, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्थिक उत्थान, ये दोनों जो है इसमें AI कैसे रोल प्ले कर सकता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे एक रोल प्ले कर सकता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक है ये कि AI जो है वो आपको इकोनॉमी कैसे बूस्ट करके देगा। चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएंगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है, और उसकी वजह से जो मैकेनिकल वर्क है वो AI के ऊपर चला जाएगा और जो क्रिएटिव काम है वो ह्यूमंस के ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो इससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसे हेल्प करेगा। अभी घर से निकलते हैं कोई भी, ठीक है, कैश लेना भूल गए, लेकिन आपको कहीं से कुछ सामान लेना है, आप नहीं ले पाए, वापस आएंगे कैश लेके जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, इकोनॉमिक इशू। देन अगर नहीं लिया तो कंज्यूमरिज्म कम होगा, वो एक इशू। यहीं पे अगर आपके पास UPI है तो आप फटाफट गए, आपने UPI किया, सामान ले लिया, ठीक है। अब कंज्यूमरिज्म बढ़ा, राइट, चीज़ें इकोनॉमी जो है वो घूमती रहेगी, इसकी वजह से जो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट होगा। और कैसे होगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। जैसे अभी हमारा जो है मोटिव चल रहा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ये कैसे काम करेगा? गवर्नेंस जो है वो उसे मैक्सिमाइज कैसे किया जाएगा? डिजिटली किया जाएगा, ठीक है। आज आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी डिजिटली अवेलेबल है और आपको जो भी छोटे छोटे काम होते हैं आपको अब गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके नई दौड़ लगानी पड़ती है। आपका आधार का कोई काम है आप फटाफट ऑनलाइन कर सकते हैं UIDAI पोर्टल पे, राइट। तो वो आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। उसके आगे बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी का क्या लेना देना है। हम अक्सर बात करते हैं जब भी डिजिटल की बात आएगी साइबर सिक्योरिटी साथ में ही आएगा, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, ये कैसे काम करता है, ये हम इधर ही करेंगे कवर, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी, आज भी सबको डिजिटल लिटरेसी नहीं है।
अगर नई जनरेशन है तो वो जानती है कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करनी है। ओल्डर जनरेशन या फिर मार्जिनलाइज्ड पीपल वो आज भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए। और डिजिटल डिवाइड, ये क्या होता है कि मेरे पास एक्सेस है एक स्मार्टफोन का, हो सकता है किसी के पास ना हो, जिसकी वजह से वो और मैं बहुत अलग हैं, राइट। अगर कहीं सब्जी लेने जाए तो बहुत लोग यूपीआई रखते हैं, बहुत लोग नहीं रखते हैं, तो उनके साथ डिवाइड बहुत क्रिएट हो गया ना। अब आपके पास पैसे नहीं है, आप ये सोच के आए थे कि यूपीआई कर देंगे, जीपे कर देंगे, सब्जी ले लेंगे, लेकिन जिसके पास नहीं है यूपीआई वो अब ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है, वो और मार्जिनलाइज्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उससे सामान लेने नहीं पाएंगे ना कोई, उसी से लेंगे जिसके पास जीपे है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, गेटवे है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसी तरह काम करती है। इस चीज़ को कैसे कम किया जाए वो हमें सॉल्यूशंस देखने हैं, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, अगेन पीएलआई, ये देखना है हमें अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जो ना कंप्लीट कंडक्टर्स होते हैं ना इंसुलेटर्स होते हैं। ओके, कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को होल्ड करते हैं, राइट। जैसे आपकी कॉपर वायर्स, ये कंडक्टर्स हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पास करती हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है, वो इतने कंप्लीट कंडक्टर्स नहीं होते हैं। तो उस चीज़ को हमें पढ़ना है कि ये होते क्या हैं, क्या नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि ये क्यों करना है, हमें सेमीकंडक्टर्स क्यों चाहिए हैं हमें। हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल आता है, उन सब में सेमीकंडक्टर लगता है। तो सेमीकंडक्टर इतना इम्पॉर्टेंट है तो हम पहले से क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों? हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो रॉ मटेरियल का हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, और हमारे पास उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नहीं था। अभी हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, टाटा इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके हम उसको खुद ही बना रहे हैं हमारे ही देश में, ताकि हम डिपेंडेंट ना हो इम्पोर्ट्स पे। ओके, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करें, हमारे कंट्री के इंडस्ट्रीज़ को हम बूस्ट करेंगे। ओके, इस मिशन के फीचर्स क्या हैं? आप पीआईबी पे जाइए, इसके पूरे फीचर्स आपको उधर लिस्ट डाउन होंगे। ओके, इसको हम वहाँ पे देख लेंगे। देन पीएलआई स्कीम क्या है इसको रिलेटेड, तो इकोनॉमी जो सेक्शन होता है आपका, उधर आपको पीएलआई स्कीम के बारे में पढ़ना होता है। होती क्या है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, आप जो प्रोड्यूस करते हो उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलता है, आपको पहले ही डायरेक्ट सब्सिडी नहीं दी जाती है। ओके, ये स्कीम हम देखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स कहाँ कहाँ हैं इंडिया में, और हम कहाँ बना सकते हैं, लोकेशंस कौन सी प्रोबेबल हैं, वो हम इधर देखेंगे, ठीक है। और क्यों ज़रूरी है सेमीकंडक्टर्स बनाना हमारे देश में, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, इनिशियल कैपिटल। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी है कि हम ये बना पाएँ, और नहीं है तो हम टेक ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ से। और मैन पावर, अभी हमारे कंट्री में इतना मैन पावर जो है वो स्किल्ड नहीं है इस चीज़ को बनाने के लिए, और अगर है तो उसे डिप्लॉय कैसे किया जाए। तो ये पूरे जो चैलेंजेस है वो उससे हम कैसे कैटर करेंगे वो हम इधर देखेंगे। देन विविधता का अमृत महोत्सव राष्ट्रपति भवन में ऑर्गेनाइज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया, और ये साउथ इंडिया एडिशन है, यानी साउथ इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को ये दर्शाता है। क्या क्या होगा उसमें, आर्ट फॉर्म्स होंगे साउथ इंडिया के, डांस होगा, म्यूज़िक होगा। तो अगर हम कभी भी साउथ इंडिया की बात करते हैं तो कुछ हमारे पास ना किंगडम्स हैं जो अक्सर पहले ही जहन में आ जाते हैं, जैसे राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, देन चोल, चेर, पांड्या, पल्लव। अब इतने सारे जो किंगडम्स रहे हैं, इन सब ने डांस, लिटरेचर, आर्ट, म्यूज़िक, इन सब पे बहुत ज़्यादा अपना जो है एक इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। जैसे अगर लिटरेचर की बात करेंगे तो संगम लिटरेचर जो है वो मदुरई में हुए थे,
तो है क्या संगम लिटरेचर? बहुत सारे स्कॉलर्स बहुत जगह से मिलके इधर आके मिले एक जगह पे, और जो लिटरेचर लिखा उसको हम संगम लिटरेचर कहते हैं। फर्स्ट अगर हम संगम लिटरेचर को थोड़ा डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे तो फर्स्ट संगम के हमारे पास कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है, कोई भी रिटर्न वर्क फर्स्ट संगम का हमारे पास मौजूद नहीं है। सेकंड का 1 या 2 है, बहुत कम है। थर्ड संगम के हमारे पास स्टिल हमारे पास लिटरेरी वर्क्स मौजूद हैं, तो उनको हमें प्रिजर्व करना है। इसके लिए भी विविधता का अमृत महोत्सव है। देन डांसेस की बात करें, भरतनाट्यम, कथकली, ये सब जो है वो साउथ इंडियन डांसेस हैं जो वहीं पे ओरिजिनेट हुए। तो इसे क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे इन सब की लिस्ट मिलेगी हमें। इसके स्पेसिफिक फीचर्स उठाने हैं, या फिर आपकी जो NCERTs है उसमें भी आपको मिलेगा, आर्ट एंड इंडियन आर्ट की NCERT है, उधर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे भरतनाट्यम, कथकली, इन सब के बाद इन सब के बारे में आप क्या करेंगे, मैप बनाएंगे, उधर मार्क करेंगे कि कौन सा डांस फॉर्म जो है वो कहाँ का है, और उसकी डिटेल्स लिख देंगे, स्पेसिफिक फीचर्स। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। देन म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो इंडिया में 2 टाइप के म्यूज़िक चलते हैं, हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कर्नाटिक म्यूज़िक। हिंदुस्तानी म्यूज़िक अक्सर नॉर्थ इंडिया से एसोसिएटेड रहता है, कर्नाटिक म्यूज़िक जो है साउथ इंडिया से एसोसिएटेड रहता है। तो वो हम देखेंगे इधर ही कि वो है क्या, कैसे काम करता है। अगेन इंडियन आर्ट की बुक में इसके डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, और कल्चर में क्या बात हो सकती है वो देखेंगे, जैसे मार्शल आर्ट्स, साउथ इंडिया के मार्शल आर्ट्स फेमस हैं। देन स्पोर्ट्स, जल्लीकट्टू, ये सब फेमस है। इनफैक्ट ये कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं बिकॉज ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एंड थिंग्स, तो ये हम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कौन सी स्कीम निकाली है इन हमारे इंडिया के डाइवर्सिटी को बचा के रखने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखो अपना देश, तो इस टाइप की स्कीम्स जो है वो हम अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेंगे। ओके, देन नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने में कल्चर का क्या रोल रहेगा ये हम अच्छे से देखेंगे, मेंस में आपको काम आ सकता है। ठीक है, कैसे आएगा, कैसे करेगा नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट कल्चर? साउथ इंडियन कल्चर, नॉर्थ इंडियन कल्चर, 2 बहुत डिफरेंट चीज़ें हो गई, राइट। देन उसके बाद हम बात करेंगे, साउथ इंडिया बहुत बड़ा है, राइट। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इवन महाराष्ट्र एंड गोवा, तेलंगाना, ये सब जो है ये साउथ इंडिया में आ रहा है आपके। तो सबके अलग अलग कल्चर्स हैं, स्टिल सब में एक यूनिकनेस है और साथ में एक यूनिटी है। तो वो नेशनल इंटीग्रेशन को कैसे प्रमोट करेगा वो हम इधर देखेंगे। सब में कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी है और वहीं पे उनकी एक अपनी यूनिकनेस भी है, तो हमें वो देखना है अच्छे से। ठीक है, इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कैसे किया जाए? तो 2 तरह के कल्चरल हेरिटेज होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल वो जिसे हम छू सकते हैं, राइट, जैसे कुछ अगर आर्ट फॉर्म है जिसे वो बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई वुडन आर्टिफैक्ट बना रहे हैं वो, उसे हम टच कर सकते हैं, उसे प्रिजर्व किया जा सकता है, किसी मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व किया जा सकता है। इनटैंजिबल जो है कल्चरल हेरिटेज, उसे कैसे प्रिजर्व किया जाए? तो अगर आज हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा कल्चरल साइड पे लोग नहीं जाते हैं उतना, जैसे अगर कल्चरल डांस परफॉर्मेंसेस के लिए इवेंट्स होते हैं वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती है, तो उसको प्रमोट कैसे किया जाए, उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, उसके लिए लोगों का माइंडसेट उतना होना ज़रूरी है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहें। ठीक है, तो वो हमें देखना है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ ग्रीन ट्रांजिशन के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है पहले ये देखेंगे। देन ग्रीन ट्रांजिशन है क्या, यानी हम ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, इस सबको प्रमोट करना चाहते हैं। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या होती है? जैसे अगर हम बात करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की या फिर कूलेंट्स की, जो कि ओजोन डिप्लीशन में जो है एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले बात हुई थी कि आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं यूज़ करने हैं, हमने उसको डिक्लाइन कर दिया, हमने बिल्कुल ज़ीरो के आसपास हम ले आए थे, हमने उसे एलिमिनेट कर दिया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज़ को। देन बात आई कि आपको हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं यूज़ करने हैं, हमने ट्राई किया कि हाँ हम उसे भी कम कर देंगे। देन हम HFC यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो अब ऐसा है कि हमें टारगेट मिला है कि आपको इस टाइम तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ भी बंद कर देना है। ठीक है, कर देंगे,
लेकिन उसकी जगह आप अपने रेफ्रिजरेटर्स में क्या यूज़ करेंगे? तो आप उसकी जगह जो यूज़ करेंगे जो कि एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट नहीं करेगा ज़्यादा बुरी तरह से, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा, वही आपका ग्रीन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज बहुत सारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की आपको जो वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएंगे, वो लोग यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो हमें देखना है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि हम आज कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी स्टेप्स ले रहे हैं, वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करें, फ्यूचर जनरेशन्स को, कि अगर आज मैं कुछ कर रही हूँ तो फ्यूचर जनरेशन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या जो मैं रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ फ्यूचर के लिए बचेंगे, अगर नहीं बचते हैं तो मुझे ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए जो फ्यूचर में भी रहें। जैसे एनर्जी की अगर हम बात करें तो अगर मैं कोल यूज़ कर रही हूँ, कोयला एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो कोयला कितने टाइम तक रहेगा, राइट? वो एक फॉसिल फ्यूल है, बहुत बहुत साल लग जाते हैं उसको दोबारा फॉर्म होने में। ठीक है, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो फ्यूचर के लिए बचे इतना ज़्यादा, तो क्या करना है ऐसा जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल हो? सोलार, सूर्य से जो भी रोशनी आ रही है, उससे जो भी गर्मी आ रही है, उससे हम बिजली बनाएंगे। पानी, अब पानी भी हमारे पास ऐसा है कि फ्रेश वाटर लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर है नहीं, और अक्सर जो डैम्स है तो वो तो फ्रेश वाटर में ही बनते हैं। ठीक है, तो कैसे मैनेज किया जाएगा वो हमें देखना है कि उस चीज़ को हम कितना आगे तक ले जा सकते हैं, और क्या ये जो हम वाटर एनर्जी डेवलप कर रहे हैं या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहे हैं, ये सस्टेनेबल है फ्यूचर के लिए? तो ये हम देखेंगे। और फ्यूचर के लिए अगर सस्टेनेबल है भी तो क्या एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल है? क्यों? क्योंकि एक डैम बनाने में बहुत ज़्यादा एक तो कॉस्ट लगता है, दूसरा लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, ऊपर से हम रिस्क लेते हैं रिवर के साथ, तो क्या वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है? हमें ये भी देखना है। देन बायो एनर्जी हम डेवलप कर रहे हैं, हमें वो देखना है। न्यूक्लियर एनर्जी हमें देखनी है। ठीक है, तो ये सब सस्टेनेबिलिटी में आता है कि हम कैसे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आज काम करेंगे। इसी के लिए मिशन लाइफ भी प्राइम मिनिस्टर लाए हैं, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, कि हमें अपनी आदतें भी वैसी बना लेनी है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उस पर इम्पैक्ट ना हो, तो वो हमें थोड़ा सा देखना है। देन सोलार, ईवीज, हाइड्रोजन एनर्जी, इन सब के लिए भी पीएलआई स्कीम्स हैं हमारे कंट्री में। तो पीएलआई जो है वो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही, पढ़ना ही है। ठीक है, कॉमर्स मिनिस्ट्री पे ये मिल जानी चाहिए इसके बारे में डिटेल्स। ठीक है, फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए हमारे कंट्री में क्या है? इंडियाज़ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके डिटेल्स हमें अच्छे से पढ़ने हैं। ये हमें जो है बहुत हेल्प करेगा आगे क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड मेंस में को सिक्योर करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको इधर चैलेंजेस पता चलेंगे, आपको इधर सॉल्यूशंस पता चलेंगे, तो इधर आप अगर इसे कवर कर लोगे ना तो मेंस में आंसर राइटिंग बहुत इन्हेंस हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ये देखना है, और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है वो हम अच्छे से देखेंगे, और एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्या क्लाइमेट चेंज से एम्प्लॉयमेंट का कोई लेना देना है? अगर है तो क्या लेना देना है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, ये हम इधर देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। राइज इन डेंगू केसेस अक्रॉस इंडिया, इंडिया में डेंगू केसेस बढ़ गए हैं। केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी इस टाइम पे क्यों हो रहा है? तो अगर हम देखें तो डेंगू जो है वो कैसे होता है, एडिस एजिप्टी जो है मॉस्किटो होता है, उसकी वजह से होता है। तो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो जो है उसके मच्छर जो है उसके अंदर डेंगू नहीं है। ठीक है, डेंगू को वो कैरी करता है अपने अंदर। ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ठीक है, यानी मच्छर से होगी, यानी कि वो मच्छर जो है वो उसे कैरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, कैसे होगा? हम अक्सर सुने कि इन्फेक्टेड सिरिंज यूज़ करते हैं तो भी शायद ये हो सकता है। इन्फेक्टेड सिरिंज का क्या मतलब है? अगर एक को डेंगू है और उसको वो सिरिंज लगाई गई है, इंजेक्शन लगाया गया है, और उसके बाद उसके जो ट्रेसेस हैं वो उस सिरिंज में रह गए हैं और आपको भी वही इंजेक्शन लगाया गया है, तो हो सकता है वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। डेंगू इस तरह नहीं फैलता है, लेकिन ये
जो है आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है, मच्छर जो है उससे फैल सकता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि डेंगू जो है वो कैसे फैलता है, उसका साइकिल कितने दिन का होता है, और ये जो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है इसमें क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए क्या हमारे पास कोई नेशनल प्रोग्राम है? हाँ है, ठीक है, वो हमें देखना है। जो है प्रोग्राम है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये हम अच्छे से देखेंगे। इसकी डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेंगे। और डेंगू जो है कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। अगर आप देखो तो आपको टेम्परेट एरियाज में इतना ज़्यादा डेंगू सुनने में नहीं आता है, अक्सर ट्रॉपिकल एरियाज में मिलता है। तो क्यों है डेंगू का ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि वो ट्रॉपिकल एरियाज में है, और कौन से इसके रेंज कंट्रीज है जो इससे इफेक्टेड हैं, ठीक है। क्या हम लोग साथ मिलकर कुछ कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं, तो ये हम इधर ही देखेंगे, ठीक है। और कौन से वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, जो मच्छर से होते हैं, तो वो हम देखेंगे। इसका क्या चैलेंजेस क्या हैं, जैसे अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। जैसे सर्दियों में इतना सुनने नहीं आता है कि डेंगू हो गया है, अभी मार्च आया और ये केसेस बढ़ने लगे, तो यानी गर्मियों में बढ़ते हैं। तो क्यों बढ़ रहे हैं गर्मियों में, और क्लाइमेट चेंज होगा तो गर्मी तो बढ़ेगी, तो वो हम इधर देखेंगे, ठीक है। आयुष्मान भारत का नेशनल हेल्थ मिशन का क्या रोल है इनको रोकने में या फिर इसके आउटब्रेक को कर्ब करने में, ठीक है, ये हम इधर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन की मीटिंग को चेयर किया है। तो नेशनल हेल्थ मिशन अभी लॉन्च नहीं हुआ है, पहले लॉन्च हो चुका है, उसकी मीटिंग थी, उसको चेयर किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ मिशन क्या है पहले तो हमें यही जान लेना है, क्यों? क्योंकि बहुत अम्ब्रेला स्कीम है एक तरह से, राइट। नेशनल हेल्थ मिशन जो बहुत सारी स्कीम्स को कवर करता है और पूरे ओवरऑल हेल्थ की बात करता है, ठीक है। तो ये हमें करना है, हेल्थ केयर डिलीवरी, टेलीमेडिसिन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के ऊपर नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। फिर इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो हम अच्छे से देखेंगे। रूरल हेल्थ केयर मिशन, अर्बन हेल्थ मिशन, ये सब हम इधर ही देख लेंगे, ठीक है। फिर हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे कंट्री में हेल्थ जो है वो अच्छी है या नहीं है। अगर एक माँ बच्चे को जन्म दे रही है, बच्चा जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं जी पा रहा है, ठीक है, वो जल्दी डेथ हो जा रही है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उससे पता चलता है कि हाँ हमारे कंट्री में बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज में कहीं ना कहीं लैग है, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी यानी एक विमेन जो है वो प्रेग्नेंट है, डिलीवरी करते टाइम अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उससे पता चलता है कि हाँ हमारे बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो कितने इफेक्टिव है, ठीक है। तो वो हेल्थ इंडिकेटर्स है, तो इसे हम अच्छे से कवर करेंगे। फिर हेल्थ डिलीवरी में प्रॉब्लम क्या है हमारे कंट्री में, फंडिंग का प्रॉब्लम है, वर्कफोर्स कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो इशू क्या क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। जहाँ इशू आइडेंटिफाई हो जाएंगे वहीं पे हमारा वे फॉरवर्ड जो है वो बहुत अच्छा बन जाएगा, क्यों? क्योंकि उन्हीं इश्यूज को सॉल्व करके हम वे फॉरवर्ड बना सकते हैं, है ना। फिर टेलीमेडिसिन क्या होता है, उसका क्या रोल है हेल्थ केयर एक्सेस में, ये सब हम अच्छे से कवर करेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। केरला ने इनॉग्रेट किया है एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। तो है क्या एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, किस तरह काम करेगा? अभी हमने थोड़े टाइम पहले बात की कि जहाँ भी डिजिटल आ जाएगा साइबर सिक्योरिटी जो है वो उसके साथ साथ ही चल के आएगा, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है कि अगर कुछ डिजिटली हो रहा है तो आपका डेटा जो है वो आपके पास ही रहे, ठीक है, आपको कोई थ्रेट ना हो ऑनलाइन की वजह से, तो वो साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करती है कि हाँ आप सेफ हो ऑनलाइन होने के बाद, डिजिटल होने के बाद भी, ठीक है। जैसे आप कभी कभी कुछ स्पेसिफिक मोबाइल फ़ोन्स खरीदते हैं, वो स्पेसिफिक मोबाइल फ़ोन्स ही क्यों लेते हैं? क्योंकि वो प्राइवेसी ज़्यादा देते हैं आपको, ठीक है, वो डेटा देने से मना कर देते हैं दूसरों को। तो वो कैसे होता है वो हम देखेंगे कि वो स्पेसिफिक क्यों कर रहे हैं, बाकियों में क्यों नहीं हो रहा है, डेटा शेयर कहाँ कहाँ होता है, तो वो सब हम देखेंगे। और आपका जो डिवाइस है वो हैक ना हो जाए, स्पाई ना हो, उनमें कोई मालवेयर ना कोई इंस्टॉल कर दे, ये सब जो है हम इधर देखेंगे साइबर सिक्योरिटी में, ओके। देन C.DOT जो इनिशिएटिव है या फिर जो सेंटर डेवलप किया है उसका नाम C.DOT है,
और ये साइबर सिक्योरिटी को कैसे एनहांस करेगा उस स्टेट की यानी केरला की, ये हम इधर अच्छे से देखेंगे। ये कैसे काम करेगा, इसके क्या काम रहेंगे, ठीक है, ये हम देखेंगे। देन साइबर सिक्योरिटी को लेके और क्या इनिशिएटिव है हमारे देश में, हम वो देखेंगे, ठीक है। जैसे सर्ट इन नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, इसमें क्या कोई अमेंडमेंट हुआ है, या फिर साइबर सिक्योरिटी को लेके अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, राइट। जैसे आज कोई भी प्रॉब्लम हो जाए हमारे को या फिर फ़ोन में या कुछ भी जिससे आपको एक थ्रेट क्रिएट हो जाए, तो हम पुलिस के पास बाद में जाते हैं, हम साइबर सिक्योरिटी सेल में जाते हैं पुलिस के, राइट। तो साइबर सिक्योरिटी सेल है क्या और ये कैसे काम करता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। देन साइबर सिक्योरिटी में क्या चैलेंजेस हैं, डेटा ब्रीचेस जो हमने अभी बात की कि डेटा जो है वो शेयर हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो प्रॉब्लम है एक तो। रैंसमवेयर यानी कि पैसे के लिए प्रॉब्लम होता है। पॉलिसी गैप्स क्या है, क्या हमारी पॉलिसीज इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव है तो वो कैसे काम क्यों नहीं कर पा रही है कि अभी भी साइबर सिक्योरिटी इश्यूज बने हुए हैं, ठीक है, तो वो हमें अच्छे से देखना है। स्टेट्स का क्या रोल रहेगा इसको मैनेज करने में, राइट। अगर केरला इस इनिशिएटिव के थ्रू अच्छे से अपना साइबर सिक्योरिटी इंश्योर कर सकता है या फिर कुछ एडवांस लाता है, तो हो सकता है कि हमारा जो देश है उसके दूसरे स्टेट्स भी उसके मॉडल को रेप्लिकेट करके साइबर सिक्योरिटी इंश्योर कर सके, राइट। तो ये हम इधर देखेंगे, ठीक है। इसके साथ आज के हमारे टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको इन पूरे टॉपिक्स का PDF चाहिए तो आप हमें मेंटर IAS अकेडमी के नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम और सिटी, आपको पूरा PDF अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको कोई टॉपिक टफ लगता है जो आपको लग रहा है कि इसके नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, इवनिंग तक आपको इसके डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।